मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। आज हम सबसे पहले राजनीतिक हिंसा से बुरी तरह से घायल हो चुके पश्चिम बंगाल का विश्लेषण करेंगे। बीरभूम में ये नरसंहार हुआ और इस पर खूब राजनीति हो रही है। हर पार्टी के नेता घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आज इस नरसंहार में एक और खुलासा हुआ है जिसने इस घटना की गंभीरता को बढ़ा दिया है। घटना में 3 महिलाएं और 2 बच्चों समेत कुल 8 लोग मारे गए। इन 8 लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह से पीटा गया। जी हां, पीटा गया, यानी पहले लोगों को पीटा गया और फिर जलाया गया। मृतकों के शवों की पोस्टमार्टम जांच में यह खुलासा हुआ है। पूरी घटना पर राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। लेकिन अब एक और बात सामने आ रही है। ये पता चल रहा है कि पूरी घटना के पीछे टोलबाजी यानी पैसों की अवैध वसूली थी, क्योंकि घटना के पीछे टीएमसी के एक नेता की साजिश का पता चला है। ये टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष था। आज ममता बनर्जी के कहने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पूरी रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आप देखिए और समझिए कि वहां हुआ क्या। পুলিশের প্রোটেকশন দিয়ে তাকে বাড়িতে ঢোকাবে। बीरभूम के नरसंहार पर 3 दिन बाद ही सही राज्य सरकार जागी है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची, पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी दिया। लेकिन इस नृशंस हत्याकांड में जो मारे गए वो तो कभी लौट कर नहीं आ पाएंगे। काश कि किसी मुआवजे से ये बेइंतहा दर्द भी दूर करने का कोई उपाय खरीदा जा सकता। ये तस्वीर लिली खातून और काजी साजिदुर की है। सुंदर नवविवाहित जोड़ा जिसकी सिर्फ 2 महीने पहले ही बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। सोमवार की रात को लिली खातून अपने पति के साथ मायके आई हुई थी। सभी इसी घर में सोए हुए थे। रात को जो नरसंहार हुआ उसमें ये नवविवाहित दंपत्ति भी मारा गया। जिस दिन ये आगजनी की घटना घटी उस दिन बताया जा रहा है कि वो जो जमाई यहाँ पर आया था अपने पत्नी के साथ अपने ससुराल आया था, वो घबरा गया था और घबरा कर उसने अपने घर, ये काफी दूर है वहां से, अपने घर में दोस्त को फोन कर दिया कि कैसे बचाओ हमको। लेकिन कौन क्या कर सकता था, सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये भी है कि यहाँ पर जो लिली खातून थी जिसके बारे में बोल रहे हैं कि यहाँ पर उसका मायका था, वहां पर हम उसके रिलेटिव भी देख रहे हैं यहाँ पर बैठे। 5 ভেঙে বাড়ি সব শুনতে পেয়েছি আমরা বাড়ির ভিতর থেকে। তারপরে যখন কিছু না করতে পারলে কাউকে পেলে না, তখন বলছে আগুন লাগিয়ে দেয়। আপনি কি এখান থেকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, এগুলো বিক্রি করলে পরে আমি চলে যাব। কেন চলে যাবেন কেন? এখন তো পুলিশ রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী আসছে, সব গায়ের লোক পালাছে, এই দেখি আতঙ্ক লাগছে আমাদেরকে। नए नवेले दूल्हे काजी साजिदुर के घर पर भी कोहराम मचा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। साजिदुर अपने माता पिता का इकलौता कमाने वाला बेटा था। बड़े अरमान से उसकी शादी की थी, लेकिन दरिंदों ने उसे भी मार डाला। তদন্ত চাইছে যারা আমার নির্দোষ ছেলেকে মেরেছে। আমার ছেলে তো মাদ্রাসায় থাকতো, আমার ছেলে তো অন্যায় কিছু করে না। শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিল 2 দিন লেগে বেড়াতে। নির্দোষ ছেলেকে আমার যখন পুড়িয়ে মারা হয়েছে তাদের আমি ফাঁসি চাই, তাদের কঠোর শাস্তি চাই আমি। আর আমরা তো গরিব মা বাবা, সেই ছেলেই আমাদেরকে রোজগার করে খাওয়াতো। এখন আমরা কি করব? চেয়েছিলাম যে আমার ছেলেটাকে একবার বডিটা দেখবো, আমার বাড়ির সকলে যে কেমন ভাবে আছে মুখটা। আমাদের গ্রাম থেকে ছেলেরা গিয়েছিল, গিয়ে দেখেছি যে চিহ্ন কিছু নাই, খালি ছাই। হ্যাঁ, দুটো খুলি মাথার দেখেছে, খালি চিহ্নিতকরণ করা যায়নি। না, চিহ্নিতকরণ করা যায়নি। इस पूरी घटना में अनारुल हुसैन का नाम सामने आ रहा है, जो टीएमसी का ब्लॉक अध्यक्ष है। अनारुल हुसैन इलाके का तोलाबाज था। पश्चिम बंगाल में जो वसूली करता है उसे तोलाबाज कहा जाता है। बताया जा रहा है कि जो टीएमसी नेता भादु शेख मारा गया वो अनारुल का खास था और भादु शेख की मौत का बदला लेने के लिए अनारुल पर ही नरसंहार की साजिश रचने का आरोप है। अनारुल की करतो? अनारुल पुलिस थाने दितो, पुलिस बोलता যাও 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 পরে করে দেবো।
আর ভাদু আর আনারুল একসঙ্গে ছিল? হ্যাঁ হ্যাঁ। আর সোনা? সোনা রাজমিস্ত্রি, আমার ভাই রাজমিস্ত্রি। শুধু রাজমিস্ত্রি? হ্যাঁ শুধু না, রাজমিস্ত্রি। এই তোলাবাজি বললেন। না তোলাবাজি ওই ভাদু? ভাদু মেয়েরা আছে। কেন রাজমিস্ত্রি ছিল, ওরা তোলা তুলতো, তাহলে তো কি সম্পর্ক ছিল তাহলে? সম্পর্ক উঠে নিলে আমার लोग হবে। आज जब ममता बनर्जी यहां पहुंची तो उन्होंने अनारुल हुसैन की गिरफ्तारी का निर्देश दिया, जिसके बाद पुलिस अनारुल हुसैन के घर पहुंची। जिन घरों में आगजनी की गई वो घर भी आपने देखे, अब अनारुल हुसैन का घर भी देखिए। ये घर नहीं बल्कि एक शानदार कोठी है जो वसूली की काली कमाई से खड़ी की गई है। पुलिस को अनारुल घर पर नहीं मिला, जिसके बाद वो खाली हाथ ही निकल गई और पुलिस के निकलते ही अनारुल के घर वालों ने घर के गेट पर ही अंदर से ताला लगा दिया। अनारुल की गिरफ्तारी के लिए जब ये छापेमारी हो रही थी तो उसके समर्थक घर के बाहर जमा हो गए, जो लगातार हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। थोड़ी देर बाद खबर आई कि अनारुल हुसैन गिरफ्तार कर लिया गया है। अनारुल हुसैन जैसे नेताओं की वजह से टीएमसी बीजेपी के निशाने पर है। आपको याद होगा पिछले साल जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने तोलाबाजी को एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री भी अक्सर अपनी चुनावी रैलियों में तोलाबाजी की बात करते थे। तोलाबाजी यानी अवैध वसूली। इस नरसंहार के बाद सियासत बहुत तेज हो रही है। 3 दिन के बाद ममता बनर्जी आज घटना स्थल पर गई। दूसरी तरफ बीजेपी और कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल भी पहुंचा। बीरभूम से लेकर दिल्ली तक राजनीति हुई। अगली रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई। आपके लिए तोरण लगाया गया है। वेलकम ममता दीदी, वेलकम। पूरे गांव में, पूरे शहर में आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस प्रकार से तोरण लगाया है, इस प्रकार से गेट लगाए हैं, इस प्रकार से होर्डिंग और बैनर लगाए हैं और पोस्टर लगाए हैं, मानो कोई जंग और किला फतेह करके आप आ रही हैं। संबित पात्रा जिस तोरण द्वार की बात कर रहे हैं वो ये है, जिसमें ममता बनर्जी के स्वागत की बात लिखी है। लिखा है ममता बनर्जी के स्वागत में पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है सुस्वागतम माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। यानी नरसंहार के पीड़ितों से मिलने अगर मुख्यमंत्री जा रही हैं तो उनका ऐसे स्वागत किया जा रहा है। सिर्फ टीएमसी के नेता ही नहीं बल्कि प्रशासन भी ममता बनर्जी के स्वागत की तैयारी कर रहा था। ये उस पीड़ित गांव के लोग हैं जहां ये घटना हुई। डर की वजह से ये गांव छोड़कर चले गए हैं। यहाँ रामपुर हाट के बीडीओ आए हुए हैं। वो इन लोगों को मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए ले जाने आए, लेकिन लोग नहीं जाना चाहते। वो पहले अपने लिए सुरक्षा मांग रहे हैं। না আমরা যাব না, আমরা যাব না, আমরা যাব। আমাদের জানের ভয় আছে, আমরা যাব না। পুলিশ প্রোটেকশন দিলেও আমরা যাব না, কারণ পুলিশ থাকাকালীন আগুন জ্বলে উঠলো, তো আমরা পুলিশকে ভরসা করি না। बाद में प्रशासन के मनाने के बाद ये लोग ममता बनर्जी से मिलने गए। एक बड़े काफिले के साथ ममता बनर्जी नरसंहार पीड़ितों से मिलने के लिए आई। थोड़ी देर बाद ये पीड़ित लोग अपने मुख्यमंत्री के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। मुख्यमंत्री उन्हें कुछ समझा रही थी। फिर उन्होंने माइक संभाला और बोलना शुरू किया। लोगों को भरोसा दिलाया कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। এসডিপিও তার দায়িত্ব পালন করেনি, আইসিও তার দায়িত্ব পালন করেনি। যারা জেনে শুনেও পুলিশকে ঠিকমতো কাজে লাগায়নি, আমি তাদের কঠোর শাস্তি চাই। কেস এমন করে তৈরি করতে হবে পরিবারের লোকেদের কথা, পাড়াপড়শিদের কথা নিয়ে। এবং আমি কিন্তু কোনো কথা শুনতে চাই না যে একে পেলাম না, ওকে পেলাম না, বা দুজন পালিয়ে গেছে। যেখানেই পালাক ধরে নিয়ে আসতে হবে। इसके बाद मृतकों के परिवारों को मुआवजे का चेक दिया। मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए दिए। नौकरी का वादा किया। जिनके घर जले उन्हें लाख रुपए दिए गए। पर क्या ये काफी है? इधर दिल्ली से बीजेपी भी हमलावर है। अब सोच के देखिए, ये किसी नाजी कंसंट्रेशन कैंप से कम नहीं, जिसमें महिलाओं को पहले मारा जाता है, फिर उनको एक कमरे में बंद करके जला दिया जाता है। कभी कभी तो मन करता है कि ममता जी से कहें कि ममता जी, नाम तो आपका ममता है मगर काम निर्मम है। आप ममता बनर्जी नहीं, आप निर्मम बनर्जी हैं। उधर बीजेपी की तरफ से एक और प्रतिनिधिमंडल भी आज इस गांव में पहुंचा, जिसमें 4 आईपीएस अधिकारी रहे। बीजेपी के नेता भी शामिल थे। इनमें बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह भी शामिल थे, जिन्होंने घटना के लिए तोलाबाजी को जिम्मेदार बताया।
पुलिस से अवैध कमाई जो यहाँ पर होती है, उस अवैध कमाई की हिस्सेदार नहीं होती। अगर ऊपर के टीएमसी के ऊपर के लीडर जो हैं इस अवैध कमाई के जो है हिस्सेदार नहीं होते तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती। ये टीएमसी के अंदर की लड़ाई है, अवैध कमाई की बंटवारे की लड़ाई है, इसलिए फादू शेख मारा गया। कांग्रेस की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल आया जिसका नेतृत्व अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे। कि मुख्यमंत्री आज पिकनिक करने आए थी, यहाँ मीटिंग की, खाना उना खाई, बस चली गई। यहाँ तो मुख्यमंत्री की एक यहाँ के आम लोगों के साथ बैठना चाहिए थी, इनको बात सुनना चाहिए थी। उधर दिल्ली में अलग ही राजनीति चल रही थी। यहाँ टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल गृह मंत्री अमित शाह से मिला, जिसकी अगुवाई सुदीप बंदोपाध्याय कर रहे थे। वीरभूम हिंसा को लेकर अब टीएमसी गवर्नर जगदीप धनखड़ पर हमलावर है, क्योंकि राज्यपाल ने हिंसा के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया था। और अब आगे इस मसले पर होता क्या है, इस पर हमारी नज़र बनी रहना ज़रूरी है। और सिर्फ ये नहीं, इस बात को भी देखना है कि ममता बनर्जी कितनी तुरंत कार्रवाई करती हैं दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में। योगी आदित्यनाथ को यूपी का दोबारा सीएम बनने में करीब 19 घंटे का वक्त ही रह गया है। अब से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ ने राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन से मुलाकात की और सरकार बनाने का जो आधिकारिक दावा है वो पेश कर दिया। सहयोगी दलों की समर्थन वाली चिट्ठी भी उन्होंने आनंदीबेन को दे दी है। इससे पहले आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कल शाम 4 बजे शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, इस पर अभी थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है। एबीपी न्यूज के पास उनके मंत्रिमंडल को लेकर कुछ जानकारियां मौजूद है। क्या है ये जानकारियां, इस रिपोर्ट में हमने आपके लिए तैयार की है। यूपी के इतिहास में 3 दशकों बाद ऐसा मौका आया है जब कोई मुख्यमंत्री लगातार अपने दूसरे कार्यकाल को शुरू करने जा रहा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। 35 सालों के बाद एक इतिहास बन रहा है जब वही सरकार रिपीट कर रही है। योगी आदित्यनाथ को आप ऐसे मुस्कुराते हुए देखिए, अमित शाह के बगल में उन्होंने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया, भारत माता की जय के नारे लगे। हालांकि ये चुनाव से पहले ही साफ कर दिया गया था कि बीजेपी के सीएम उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ ही रहने वाले हैं। चुनाव में बम्पर जीत के बाद विधायक दल की बैठक में आधिकारिक मुहर लगा दी गई। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने संकेत दे दिए कि अगले 5 साल उनकी सरकार क्या करने वाली है। पहली बार लगा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त राज्य बन सकता है, और पहली बार लगा है कि एक गरीब को भी फ्री में उत्तर प्रदेश के अंदर राशन प्राप्त हो सकता है। आज प्रत्येक नागरिक को तकनीक का उपयोग करके, जिस तकनीक के लिए प्रधानमंत्री जी का बार बार जोर रहता था, आज उस गरीब को योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। बीजेपी विधायक सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ का नाम प्रस्तावित किया। योगी आदित्यनाथ के नाम के प्रस्ताव का 5 नेताओं और सहयोगी दलों ने समर्थन किया। कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक नया इतिहास लिखने का क्षण इसी सभागार के अंदर हो रहा है। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया है। यूपी में बीजेपी ने नया रिकॉर्ड तो बना दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में कितने मंत्री रहने वाले हैं, कौन कौन मंत्री बनने वाला है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को होने वाले योगी मंत्रिमंडल की शपथ में 46 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस चुनाव में जिस तरह से महिलाओं ने बीजेपी को जबरदस्त समर्थन दिया है, उसके बाद महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी मंत्रिमंडल में बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इस बार योगी मंत्रिमंडल में 7 महिलाएं मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी बनने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन पुराना मंत्रिमंडल दोबारा होगा, इसमें शक पैदा हो रहा है। इसीलिए हर कोई जानना चाहता है कि योगी सरकार 2.0 के मंत्रिमंडल में कितने पुराने चेहरे नजर आएंगे, कितने नए चेहरे दिखेंगे, क्योंकि इस पर तो अभी सस्पेंस बना हुआ है। मंत्रियों को लेकर यूपी बीजेपी अभी ज्यादा पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी 2 डिप्टी सीएम के पुराने कॉम्बिनेशन को बनाए रख सकती है। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को रिपीट किया जा सकता है।
इसके अलावा नए चेहरों में असीम अरुण और महेंद्र सिंह को मौका मिल सकता है। कल शाम 4 बजे लखनऊ के इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ शपथ लेने वाले हैं। उनकी ताजपोशी की तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। पूरे लखनऊ को सजाया जा रहा है। एयरपोर्ट से लेकर इकाना स्टेडियम तक का रास्ता पोस्टर्स और होर्डिंग से पाट दिया गया है। जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें, जगह जगह बीजेपी के झंडे, उसके अलावा बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और ये इस वजह से तैयारी दिख रही है क्योंकि जो कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए, लिहाजा उसी को देखते हुए कहीं पर अमित शाह का होर्डिंग नजर आ रहा है तो कहीं पर रघुवर दास जो कि अमित शाह के साथ में प्रभारी बन के आए हैं उनका होर्डिंग है। योगी की ताजपोशी में देश भर से लोगों को आमंत्रित किया गया है। इसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री और साथ ही देश के कई गणमान्य लोग भी आमंत्रित हैं। राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था को भी शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता मिला है। तो मुझे कहा गया आने के लिए, तो मुझे जबकि योगी भाई का परिचय है कुछ थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा कि वर्थ होगा आना। हम सभी बहनों की सबकी दुआएं हैं, एक अच्छा ये वाला कार्यकाल भी अच्छा रहे, हम सभी बहनें भी, समाज की हर बहनें सुरक्षित होकर के आगे बढ़ते हुए मैंने महसूस किया है। देश के करीब 50 बड़े कारोबारी घरानों को भी इनवाइट किया गया है, जिसका सीधा मतलब निकाला जा रहा है कि सीएम योगी उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनाने की दिशा में बेहद गंभीरता से काम कर रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह जब विधायक दल की बैठक के बाद बोल रहे थे तो उन्होंने यूपी की अर्थव्यवस्था पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यूपी की इकोनॉमी को देश की नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है। सुनिए। उत्तर प्रदेश के विकास की जो नींव डालने का काम 5 साल में हुआ है, आगे के 5 साल उत्तर प्रदेश के खोए हुए गौरव को वापस दिलाने का है और उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 राज्य बनाने के बाद यहीं से शुरू होती है बदलाव की यात्रा। योगी आदित्यनाथ भी कई बार कह चुके हैं कि यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, लेकिन क्या अगले 5 साल में ये मुमकिन होगा? कल हमने इसका जवाब तलाशने की कोशिश की कि ये कितना पहुंच पाया है, क्या अगले 5 साल में सीएम योगी ये चमत्कार कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करने की राह में उनके सामने चैलेंजेस बहुत सारे मौजूद हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? पूरी अर्थव्यवस्था, वो अभी करीब 19.1 लाख करोड़ रुपए की है, जिसे 5 साल में 76 लाख करोड़ रुपए करने का टारगेट है। यानी सीएम योगी के सामने अगले 5 साल में अर्थव्यवस्था को 4 गुना बढ़ाने की चुनौती है। 4 गुना। अगली चुनौती है पर कैपिटा इनकम, यानी यूपी के लोगों की सालाना आमदनी। अभी भी आमदनी करीब 65,700 रुपए की है, जिसे अगले 5 साल में 2,62,800 रुपए तक पहुंचाना है। यानी अगले 5 साल में सीएम योगी के सामने लोगों की आमदनी को करीब 4 गुना बढ़ाने की चुनौती होगी। अगला चैलेंज है गरीबी। नीति आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अभी यूपी में करीब 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो अगर 5 साल में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है तो फिर इसमें से ज़्यादातर लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना ज़रूरी हो जाएगा। यानी अगले 5 साल में गरीबी को यूपी से करीब करीब मिटा देने की चुनौती सीएम योगी के सामने है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। अब जरा रूस और यूक्रेन युद्ध की बात कर ले, जिसे आज 1 महीना हो गया है। 24 फरवरी को रूसी सेना ने यूक्रेन पर अटैक किया था। सबसे पहले आपको नक्शे के जरिए मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि इस नक्शे में परिवर्तन कितना आया है जब से रूस और यूक्रेन के बीच में ये जंग छिड़ी है। यूक्रेन का नक्शा आपको दिखाई दे रहा है। जब से जंग छिड़ी है उसमें बहुत सारी तब्दीलियां आई हैं और ये जो लाल इलाका आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ से ही शुरुआत हुई थी लुहांस्क से। लुहांस्क के बाद धीरे धीरे करके लाल इलाका जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ चेर्नोहीव से शुरू हो करके खैरसौन तक, वो सब रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया है। ये तो लाल निशान वाले वो तमाम इलाके जो रशिया ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। अब उन इलाकों के बारे में बताती हूँ जिन पर आपको धारियां नजर आएगी, जिन्हें रूसी सेना बहुत जल्दी अपने कब्जे में ले लेगी, ऐसे हालात नजर आ रहे हैं। ये वो इलाके हैं जो अभी तक कब्जे में नहीं आए हैं। ये है वो इलाके लाल धारियों वाले, ये वो इलाके हैं जहां चारों तरफ से रूसी सेना ने घेर तो लिया है लेकिन इन पर अभी तक कब्जा जमा नहीं है। तो यहाँ पर तो पहुंच चुकी है रूसी सैनिक, लेकिन अब धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और ये वो इलाके हैं
जहां पर रूसी सेना कभी भी कब्जा जमा सकती है, लेकिन अब तक जमाया नहीं है। अब अगला जो रंग है वो है नीला, जो रूसी सेना से यूक्रेनियों ने छीन लिया है। यानी रूसी सेना वहां पहुंच चुकी थी, कब्जा कर लिया था, लेकिन उनसे यूक्रेन की सेना ने जद्दोजहद करके लड़कर वापस ले लिया। और ये वो इलाके, माफ कीजिएगा, ये वो इलाके हैं जो यूक्रेनी सेना से ले लिए गए। ये नीले इलाके, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब मैं आपको वो इलाके दिखाती हूं, ये हरे रंग के, जो यूक्रेनी सेना से दोबारा रशिया ने छीन लिए हैं। अब आप समझ गए होंगे, ये लाल इलाके वो हैं जिसे रूसी सेना ने अपने कब्जे में कर लिया है, ये नीले इलाके वो हैं जिससे दोबारा यूक्रेनी सेना ने अपने इलाके में ले लिया है, यानी अपना कब्जा वहां पर जमा लिया है। ये धारीदार ये बताते हैं कि यहाँ किसी भी वक्त रूसी सेना का कब्जा हो सकता है। और ये हरे इलाके वो हैं जहां एक बार फिर से रशिया ने कब्जा कर लिया है और पिछले 1 महीने से ये चल रहा है। बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहे हैं, ये आपने देख लिया। लेकिन इस नक्शे में इस जंग की तबाही नहीं दिख रही है, जंग की वो असली तस्वीर नहीं दिख रही है जो किसी का भी दिल दहला सकती है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन में बर्बादी का जो मंजर हमने देखा है, अब इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। 1 महीने से यूक्रेन में दिन हो या रात, आसमान से आग का बरसना लगातार जारी है। पिछले 1 महीने से रूसी फाइटर जेट्स बम गिरा रहे हैं। रूसी सेना रॉकेट्स, मिसाइलें और टैंकों से लगातार यूक्रेनी शहरों को खंडहर बना रही है। 700 घंटों से यूक्रेनी सेना भी अपने से कहीं ज्यादा बड़ी रूसी सेना का सामना कर रही है। क्यू पर उसने अभी तक कब्जा होने नहीं दिया है। रूसी सेना को अब तक वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने खार्किव में इजियम शहर पर अपना कब्जा कर लिया है। 23 की शाम को और 24 की रात को रूसी सेना ने इजियम पर जबरदस्त हमला किया। अटैक के लिए रूसी नेवी ने लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। वहीं रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भी यहां बमबारी की। जिसके बाद रूस ने इजियम शहर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। उधर चेरनिहिव में भी यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जोरदार हमला किया गया है। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें नजर आ रहा है कि यूक्रेन की सेना की कई आर्टिलरी सिस्टम्स पर हमला किया गया और उन्हें तबाह कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ यूक्रेन का ही हो रहा है या फिर हमले सिर्फ रूसी सेना की तरफ से ही किए जा रहे हैं, बल्कि यूक्रेनी सेना भी रूस को जवाबी हमले में नुकसान पहुंचा रही है। उसने दावा किया है कि एज़ोव सी में वर्देनेस्क बंदरगाह के करीब उसने रूसी जहाज को तबाह कर दिया है। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक जहाज आग की लपटों से घिरा हुआ है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने युद्ध रुकवाने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से अपील की है। अपने वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की रात में यूक्रेन की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ये जंग रुकेगी कैसे, क्योंकि अमेरिका और नाटो देश हथियार भेजकर, पैसे भेजकर यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अपनी सेना नहीं भेज रहा है। ज़ेलेंस्की भी खुले तौर पर नाटो की आलोचना कर चुके हैं। वो लगातार कहते रहे हैं कि नाटो यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करे, लेकिन नाटो में बैठे अधिकारी जानते हैं कि ऐसा करने का मतलब क्या है, सीधे रूस से लड़ाई छेड़ना। जंग जितनी लंबी चलेगी यूक्रेन तिल तिल कर मरता रहेगा। आखिर कब तक वो रूसी सेनाओं को रोक पाएगा? रूस भी धीरे धीरे अपनी सेनाओं को आगे बढ़ाता जा रहा है। यूक्रेन के कई शहर उसके कब्जे में आ चुके हैं। तबाही का मंजर हर शहर में दिख रहा है। मैरियोपोल की ये तस्वीरें बता रही हैं कि जख्म कितने गहरे हैं। इमारतें जो कभी शान से खड़ी होकर यूक्रेन के चमकते वर्तमान की गवाह थी, आज वो जमींदोज हैं, आज गोलाबारी में ढह रही हैं।
जिस तरह के हालात अभी दिख रहे हैं उससे साफ पता चलता है कि लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। इसीलिए एबीपी न्यूज ने वहां ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग के लिए अपने संवाददाता नीरज राजपूत को भेजा है। नीरज राजपूत युद्ध क्षेत्र के काफी करीब पहुंच चुके हैं और यूक्रेन सीमा से सटे रूसी इलाके बेलगोरोड जा रहे हैं, जहां से वो इस जंग की पल पल खबर पहुंचाने वाले हैं। पहली बार जो कोई भारतीय चैनल है जो जा रहा है यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की तरफ से जा रहा था। अभी तक जितनी भी रिपोर्टिंग हुई वो यूक्रेन की तरफ से हुई, जो पोलैंड से गए या यूक्रेन सीधा पहुंचे थे, और जितना भी मूवमेंट हुआ है खार्किव और सुमी की तरफ जाने के लिए वो रूसी सेना का इसी बेलगोरोड शहर से हुआ है, जहां पर जा रही है एबीपी न्यूज की टीम। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यूरोप में हैं। रूस पर वो लगातार बयान दे रहे हैं जिससे युद्ध शांत होने के बजाय भड़क रहा है। हो सकता है कि कुछ हफ्तों बाद युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन एक बात तो तय है कि अब यूक्रेन के लिए दोबारा अपने पुराने रुतबे को हासिल कर पाना आसान नहीं रहने वाला। देखा आपने, एबीपी न्यूज की टीम पहुंची यूक्रेन सीमा पर। रूस के आखिरी शहर बेलगोरोद, इस शहर को किले में तब्दील कर दिया गया है। रूसी सेना की तरफ से जंग की पूरी तैयारी यहां दिख रही है। चारों तरफ टैंक, तोप, रॉकेट लॉन्चर, फाइटर जेट, बंकर और ट्रेंच दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की सीमा के करीब रूस के आखिरी शहर से अब हमारे संवाददाता नीरज राजपूत की इस रिपोर्ट को देखिए। यूक्रेन युद्ध को पूरा 1 महीना हो चुका है, जिसे रूस ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया है। और इस वक्त जब 1 महीना पूरा हो चुका है तो एबीपी न्यूज की टीम रूस के बेलगोरोड शहर पहुंची है। वही बेलगोरोड शहर जो कि आखिरी शहर है यूक्रेन सीमा पर, यूक्रेन बॉर्डर पर। और जब हम यहाँ एबीपी न्यूज की टीम, मैं और कैमरामैन मान पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस शहर में हम लोग देखते हैं कि बंकर्स बने हुए हैं, ट्रेंच बने हुए हैं, खंदक बनी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे युद्ध के दौरान जो है जो सैनिक आड़ लेने के लिए बंकर बनाते हैं ताकि उन पर हमला हो तो बचाव कर सकें और इन ट्रेंचेस में छिपकर जो है वो अटैक कर सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक शहर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो हिटलर की सेना थी, जर्मनी की नाजी सेना थी, उसने भी यहाँ पर अटैक किया था। और देखिए यहाँ पर ये एक रॉकेट लॉन्चर भी रखा हुआ है। तो उस वक्त ये यहाँ पर जो रूस की सेना थी उसने अपना जो मुकाबला था, सुरक्षा थी अपने शहर की, अपने देश की, वो यहाँ पर इस शहर में की थी। और उसके लिए ही यहाँ पर ये खंदक, ट्रेंच, बंकर्स बनाए गए थे। ये उसी दौरान के ये ट्रेंच और बंकर्स हैं। और देखिए यहाँ पर एम्यूनिशन बॉक्स भी रखा हुआ है। तो यहाँ पर अब रूस ने इसको कन्वर्ट कर दिया, इसको बदल दिया, इन ट्रेंचेस को द्वितीय विश्व युद्ध के एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। और हम देखते हैं यहाँ पर तोप भी रखी हुई छोटी, उस वक्त की गाड़ियां भी रखी हुई हैं। और अब उस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शायद ये पहली बार होगा कि बेलगोरोड शहर में हम लोग देख रहे हैं कि रूसी सेना जो है वो यहाँ पर लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि इसके दूसरी तरफ जो सुमी और खार्किव का जो इलाका है यूक्रेन का, वहाँ पर जो रूसी सेना है उनके स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं। देखिए ये उस टाइम की ही गाड़ियाँ हैं, सब यहाँ पर हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरह का इतिहास जो है इस शहर का, बेलगोरोड शहर का रहा है, जो इसने लड़ाई लड़ी है पहले भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर के खिलाफ। और अब एक बार फिर यूक्रेन में ये रूसी सेना जो है पहुंची है, लड़ने के लिए पहुंची है। यहाँ पर देखिए, और सामने जो है बड़ा एक मेमोरियल बना हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध का। हम वहाँ भी जाएंगे। टैंक रखे हुए हैं वहाँ पर, फाइटर जेट्स उस वक्त के रखे हुए हैं। तो ये रूस के आखिरी शहर की आप तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत पहुंच चुके हैं और वहां से लगातार आप तक सारी खबरें सटीक तरीके से पहुंचाते रहेंगे। अभी हम रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, चल लौटेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।